सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से हम आप सबका विरासत कमला देवी नामक उत्सव, जो भारतीय शिल्प व कला की जानी मानी शख्सियत श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय की स्मृति में आयोजित हो रहा है, में स्वागत करते हैं। सीसीआरटी जो ज्ञान की, इल्म की रोशनी का गहवारा है। एक शेर सीसीआरटी की शान में जरूर रखना चाहूंगी कि जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है उसे, जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है उसे, इस मुकम्मल रोशनी से जो मिला रोशन हुआ। ऐसी ही रोशनी और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सभी स्तरों को साथ लेकर चलने और इन्हें अपने जीवन में ढाल देने की परंपरा की जीती जागती मिसाल है सीसीआरटी। इस संस्थान का विजन, या यूं कहें कि सपना, देखा विदुर श्री कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व किया और इस देश की अस्मिता, उसकी पहचान को एक अलग मकाम भी दिया। भारत की बहुरूपी समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं एवं औपचारिक शिक्षा पद्धतियों के बीच अंतर दूर करने हेतु 1979 में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य समस्त सांस्कृतिक स्रोतों को साथ में रखते हुए शिक्षा पद्धति में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सभी स्तरों को अंतर्निहित करना है। उदाहरण के तौर पर पारंपरिक कलाओं, चाक पर मिट्टी का कार्य, बांधनी, कागज के खिलौने समेत हस्तकलाओं का प्रशिक्षण, सांचे बनाना, पुतली कला की विभिन्न विधाएं और नृत्य एवं संगीत के बहुरंगी रूप को न केवल इतिहास तथा सामाजिक विज्ञान वरन गणित, रसायन एवं भौतिकी विज्ञान जैसे विषयों के संग शैक्षिक माध्यम के रूप में उपयोग में लाना। इसके तहत समय समय पर कार्यशालाओं का विविध आयोजन होता रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीसीआरटी सांस्कृतिक सामग्री का संग्रहण व प्रलेखन करता है एवं दृश्य श्रव्य किट तैयार करता है, जो विभिन्न विन्यासों में क्षेत्रीय संस्कृति तथा विशिष्ट कला रूप के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है तथा जिन लोगों ने इन कला रूपों की रचना की है उनके विषय में जानकारी भी देता है। तो आइए श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय की स्मृति में आज की इस यादगार शाम का हम आयोजन आगाज करते हैं। हम इस संध्या का शुभारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से। इस मंगल अवसर पर स्वस्ति वाचन कर रही हैं श्रीमती रीता बोकिल और उनके सहयोगी। मेहमानों से आग्रह कि वो इस नेक काम में शरीक हो। आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर असगर वजाहत। आप जाने माने रचनाकार हैं। आपने नाटक, कथा, उपन्यास, आलोचना और अनुवाद आदि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं। आज आप कमला देवी चट्टोपाध्याय की स्मृति में 7वां व्याख्यान देंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी। मेहमानों से आग्रह कि वो दीप प्रज्वलन के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के छवि चित्र पर पुष्पार्पण करें। स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। बृहस्पतिं सर्वगणम् स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। बृहस्पतिं सर्वगणम् स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती। स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती। स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही।
जानता संगमे मही। शुक्रिया अदा करते हैं हम श्रीमती रीता बोकिल जी और उनके साथियों का। और हम सीसीआरटी के अध्यक्ष श्रीमती नीना रंजन जी से अनुरोध करते हैं कि वो प्रोफेसर असगर वजाहत जी को शॉल, पुष्पगुच्छ तथा पुस्तक समर्पित करके स्वागत करें। इसी के साथ हम सीसीआरटी के अध्यक्ष श्रीमती नीना रंजन जी से अनुरोध करते हैं कि वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी को भी शॉल और पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम अनुरोध करते हैं अध्यक्ष सीसीआरटी श्रीमती नीना रंजन जी से कि वो स्वागत उद्बोधन के लिए तशरीफ लाए। नमस्कार, आप सब लोगों का यहाँ बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग यहाँ पे लेक्चर सुनने को आए हैं एंड यू विल एंजॉय इट वेरी मच एंड you're in for a very special treat, let me tell you. I have to thank Professor Asghar Wajahat for coming to CCRT today to give this lecture. ये व्यस्त रहते हैं पढ़ाने में, लिखने पढ़ने में, और जैसे आपको जानकारी होगी, he was the head of the department for Hindi studies and Hindi literature at Jamia for many years. I also have to welcome Professor Ayan Chaudhary. I have a long association with him. I know him for many years, and he's a scholar of great merit, and he comes from a family of scholars also. And I'm very happy that you're all here today, and I hope you enjoy the lecture. Thank you very much. शुक्रिया अदा करते हैं हम नीना रंजन जी का। और अब हम प्रोफेसर असगर वजाहत जी से आग्रह करते हैं कि वे 7वीं कमला देवी चट्टोपाध्याय स्मृति व्याख्यान द्वारा अपने विचार हम सब के साथ साझा करें, जिसका शीर्षक है हिंदी क्षेत्र की शैक्षिक सांस्कृतिक चुनौतियां। असगर वजाहत। प्रोफेसर असगर वजाहत हिंदी के विशिष्ट कथाकार। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 5 जुलाई 1946 को हुआ। उन्हें जून 2006 में कथा युग के सम्मान हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में दिया गया। इसके अलावा वे अन्य सम्मानों जैसे कथाक्रम सम्मान तथा शलाका सम्मान इत्यादि से भी अलंकृत हैं। उनकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कहानी, उपन्यास, नाटक, नुक्कड़ नाटक, यात्रा विवरण, आलोचना आदि विधाएं शामिल हैं। प्रोफेसर असगर वजाहत जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे हैं। उनके नाटकों का मंचन समूचे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी हुआ है। उनके नाटकों में से एक, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्म आए ने, का मंचन कराची, लाहौर, वॉशिंगटन, दुबई, सिडनी में हो चुका है। जाने माने फिल्मकार राजकुमार संतोषी इस नाटक पर फीचर फिल्म बना रहे हैं। हिंदी के यशस्वी रचनाकार होने के अलावा डॉक्टर असगर वजाहत टीवी कार्यक्रमों के लेखन व निर्देशन में भी सक्रिय हैं। 1984 में उर्दू गजल के विकास व प्रवृत्तियों पर 20 मिनट के वृत्तचित्र का वे निर्देशन कर चुके हैं। 1990 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित बूंद बूंद टीवी सीरीज, जो 13 भागों में निर्मित की गई थी, उसका निर्देशन व लेखन आप ही ने किया। विविध सांस्कृतिक विषयों पर वृत्तचित्रों का लेखन निर्देशन वे कर चुके हैं और करते रहते हैं। आजकल प्रोफेसर असगर वजाहत महाबली नामक नाट्योपन्यास, जो कि सम्राट अकबर एवं गोस्वामी तुलसीदास के बीच संवाद है, की रचना में व्यस्त हैं। तो बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर असगर वजाहत साहब को कि वो हमारे साथ 7वीं कमला देवी चट्टोपाध्याय स्मृति व्याख्यान के साथ जुड़ें, जिसका शीर्षक है हिंदी क्षेत्र की शैक्षिक सांस्कृतिक चुनौतियां। प्रोफेसर असगर वजाहत।
सीसीआरटी की चेयरपर्सन नीना रंजन जी, श्री गिरीश जोशी जी, प्रोफेसर इंदुनाथ चौधरी जी और हॉल में बैठे सभी मित्रों, हिंदी का एक छोटा सा लेखक हूँ। कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा, संस्मरण लिखता हूँ। इसलिए जो आपके सामने अपनी बात रखूँगा, हो सकता है कि उसमें कहीं आपको लगे कोई कहानी है, कहीं आपको लगे कोई नाटक है, और कहीं आपको लगे कि एक प्रकार का लेख है। हम लोग अपने अनुभवों के आधार पर ही बात करते हैं। जो हमने देखा है, जो हम जानते हैं, उसको मिलाते हैं किताबों से और फिर हमें लगता है कि हाँ, ये कहने बताने वाली बात है, तो उसको सामने रखते हैं। हिंदी क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृति की चुनौतियाँ, ये विषय है जिसके ऊपर मैं एक पेपर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हिंदी क्षेत्र में मेरी विशेष रुचि रही है, क्योंकि हिंदी में लिखता हूँ और हिंदी प्रदेश की बहुत सी जो सार्थक और महत्वपूर्ण और बड़ी बातें हैं, जो बहुत हैं, उन सब से आप अच्छी तरह परिचित हैं, जानते हैं। यहाँ उद्देश्य रेखांकित करना है उन चीज़ों को जो नहीं है, जो होना चाहिए। वैसे होता यही है कि लेखक आमतौर से उन चीज़ों की ओर संकेत करता है जहाँ वो कुछ कमी सी पाता है। जो उपलब्धियाँ हैं, उपलब्धियों की चर्चा भी आवश्यक है, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन यह है कि उसकी तुलना में ऐसी चर्चा जो कि आपको किसी कमी की ओर संकेत करे, वो ज़रूरी, क्योंकि उससे हम बहुत सीखते हैं। हम अपनी आलोचना से जितना सीखते हैं, उतना हम अपनी प्रशंसा से नहीं सीखते हैं। तो इस दृष्टि से इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी क्षेत्र में मेरी विशेष रुचि रही है। मेरा मानना है कि हमारे देश में सार्थक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारंभ इसी क्षेत्र से होगा। समय समय पर मैंने हिंदी क्षेत्र के विभिन्न पक्षों पर लिखा है। विशेष रूप से इस क्षेत्र की शिक्षा और संस्कृति मेरे प्रिय विषय रहे हैं। अपने कुछ निबंधों और अनुभवों के आधार पर ये आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आलेख में आंकड़ों से अधिक ध्यान अनुभव पर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने देखा, उसका भी आधार बनाया गया है। हो सकता है कि अनुभव जनित ज्ञान सीमित हो, लेकिन इतना सीमित भी नहीं हो सकता है कि उसके आधार पर सामान्य निर्णय न निकाले जा सकें। हिंदी क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। इसका कारण बहुत साधारण या सामान्य नहीं है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल इसे जाहिल बनाने की साजिश कहते हैं। उन्हीं के शब्दों में, रोटी, कपड़ा, मकान के बाद देश में पहली या कहें एकमात्र आवश्यकता साक्षरता और शिक्षा है। वहाँ ऐसी दृष्टिहीनता या तो मूर्खता के कारण है या फिर धूर्तता के कारण। दोनों बातें जो उन्होंने कही हैं, वो बहुत ही सोचने पर विवश करती हैं कि ये उपेक्षा जो है वो मूर्खता के कारण है या धूर्तता के कारण है। इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। कुछ साल पहले ये मुझे ध्यान आया कि मैंने फतेहपुर के जिस सरकारी स्कूल से मैं पढ़ाई की थी, उसको जाके मैं देखूं, फिर से जाऊं। जब मैं पढ़ता था, बहुत सुंदर स्कूल था, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ, लाल खपरेल की छत थी, बहुत साफ सुथरी इमारत थी,
सामने सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक बरामदा आता था, उसके पीछे एक बड़ा सा हॉल था जो लाइब्रेरी हुआ करती थी। बाईं तरफ जो है वो प्रिंसिपल का ऑफिस था और अध्यापक बैठते थे, पीछे क्लासरूम थे। सामने लॉन था जहां गांधी जी की एक प्रतिमा लगी हुई थी और उसी के चारों ओर हम लोग खड़े होकर के प्रार्थना किया करते थे। बहुत अच्छे अध्यापक थे, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। इस स्कूल को मैंने लगभग 60 साल के बाद देखा जाकर। 60 साल के बाद जो मैं इसको देखने गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही जगह है, क्योंकि वो लगभग खंडहर हो चुका था। छत गिर गई थी, दीवारें गिर रही थी, हॉल में कोई बैठ नहीं सकता था, पूरी इमारत जो है छोड़ दी गई थी, एबेंडेंड हो गई थी। लगता था कि ये सिर्फ गिर जाने का इंतज़ार कर रही है। उसके बराबर में 2 कमरे बनाए गए थे नए। तो वो स्कूल जहाँ पर 500-600 बच्चे पढ़ा करते थे, वहाँ पर अब उन 2 कमरों में 30-35 बच्चे बैठे हुए थे। उनकी पढ़ाई वहाँ चल रही थी। 2 अध्यापिकाएं थी वहाँ। पता चला कि एक किसी ज़रूरी काम से गई हुई हैं, तो दूसरी जो है वो दोहरी जिम्मेदारी निभा रही थी। तो ये स्थिति जो है वो स्कूल की मुझे लगी, तो मुझे श्रीलाल शुक्ल का ये कथन याद आया कि ऐसा किस कारण से है, क्यों है। हिंदी क्षेत्र में जो स्कूल रहे उनमें प्रायः कभी समान शिक्षा के स्तर के स्कूल नहीं थे। सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल रहे हैं, इसके अतिरिक्त दूसरे पब्लिक स्कूल रहे हैं जो कि मूल रूप से प्राइवेट थे। ये स्कूल हिंदी क्षेत्र में थे और हैं। इन स्कूलों की शिक्षा का स्तर अलग अलग रहा है, इसमें समानता नहीं रही। कुछ बहुत उच्च कोटि के स्कूल माने जाते रहे और कुछ उससे कम स्तर के। लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल लगभग, पुराने सरकारी स्कूल लगभग नष्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ सरकार ने केंद्रीय स्कूलों का जो ढांचा बनाया है वो सरकारी स्कूलों की कमी को रिप्लेस नहीं कर पाया है। दूसरी ओर हिंदी क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूलों की भरमार हो गई है। ये स्कूल प्राइवेट हैं और इनमें से अधिकतर व्यावसायिकता का शिकार हैं। उनका उद्देश्य स्तरीय शिक्षा देना नहीं बल्कि लाभ कमाना अधिक है। उनकी फीस भी इतनी अधिक होती है कि औसत दर्जे का आदमी अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकता। इस तरह हिंदी क्षेत्र में अच्छी शिक्षा गरीब और औसत दर्जे के लोगों के हाथ से निकल चुकी है। दूसरी ओर अगर है भी तो उसका स्तर इतना गिर गया है कि वो बड़ी संख्या में बेरोजगारों की भीड़ पैदा कर रही है। जागरूकता, सांस्कृतिक जागरूकता और शिक्षा का इतना गहरा संबंध है कि, और इतना ऑब्वियस संबंध है, इतना स्पष्ट संबंध है कि उसको बहुत बताने की, बहुत रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा और जागरूकता वो बुनियादी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर जनता वे मूल्य अर्जित करती है जो संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति के बिना किसी सभ्य समाज की कल्पना करना कठिन है। दरअसल राजनीति नहीं बल्कि संस्कृति समाज को संचालित करती है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कुछ साल के लिए मैं मध्य यूरोप का एक देश है हंगरी, वहाँ हिंदी पढ़ाता था। ये वो समय था जब वहाँ पुरानी सत्ता, जो समाजवादी सत्ता थी, वो समाप्त हो रही थी और नई सत्ता वहाँ आ रही थी। उथल पुथल, मतलब इतनी स्थापित और इतनी निर्मम सत्ता का हटना और उसकी जगह दूसरी सत्ता का आना,
ये एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन इस घटना में किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, कोई एक आदमी नहीं मारा गया। उनका ये मानना था कि अगर कोई मारा जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत भयानक स्थिति है कि कोई एक व्यक्ति मरा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और रोचक काम किया। रोचक काम ये किया कि इन समाजवादी देशों में जो नेताओं की और जो कम्युनिस्ट विचारक थे, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां शहर में लगी थीं, तो बहुत से देशों में इनको तोड़ दिया गया, ये तोड़ दी गई। लेकिन हंगरी में उन्होंने शहर के अलग अलग कोनों से उन मूर्तियों को निकाला और शहर के बाहर ले जाके एक पार्क बना दिया, जिसको कहते हैं मूर्ति पार्क। उनका ये कहना था कि हम इतिहास को तोड़ नहीं सकते, इतिहास को हम नष्ट नहीं कर सकते, इतिहास को हम समझ सकते हैं। समझने की चीज़ है, तोड़ने की चीज़ नहीं है। अब वहाँ वो पार्क बना हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कि समाजवादी युग आपके सामने बिल्कुल साकार हो जाता है। उसी तरह का वहाँ संगीत सुनाई देता है, उसी तरह के वहाँ खाने हैं, उसी तरह के कपड़े हैं, उसी तरह के पोस्टर हैं, उसी तरह के स्लोगन हैं। सब कुछ आपको लगता है कि हम सन 50 के हंगरी में आ गए। तो ये बात उनको राजनीति ने नहीं सिखाई, जो उनके सांस्कृतिक संस्कार हैं, सांस्कृतिक संस्कारों से उन्होंने इस बात को सीखा। सांस्कृतिक संस्कारों के बनने की, निर्माण होने की प्रक्रिया पर कुछ बात करें। ये मेरे विचार से बहुत रोचक बात। संस्कार निर्माण की प्रक्रिया के बारे में प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर प्रवीण पटेल ने समाजशास्त्र का रोचक और एक स्थापित तथ्य सामने रखा है। वे कहते हैं कि संस्कृति द्वारा संस्कार निर्मित होने की प्रक्रिया दो तरह से संचालित होती है। पहली प्रक्रिया को सेंस ऑफ गिल्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये कि मनुष्य के मन में ये धारणा बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है, स्थापित हो जाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य अपने मन में बैठी धारणा के विपरीत काम करेगा तो उसका गिल्ट, अपराध बोध उसे परेशान करता रहेगा। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती रहेगी कि उसने गलत काम किया है और वो कभी इस गिल्ट से मुक्त नहीं हो पाएगा। दूसरी प्रक्रिया, संस्कारों को निर्मित करने की जो दूसरी प्रक्रिया है, उसको कहते हैं सेंस ऑफ शेम। मतलब ये कि समाज या व्यक्ति के संस्कार इस कारण बनते हैं कि उसे डर लगता है कि गलत काम करने पर वो पकड़ा जाएगा। परिवार, मोहल्ले, बिरादरी, समाज को जब पता चलेगा तो उसे कितनी शर्म आएगी और उसे अपमानित होना पड़ेगा। मतलब ये कि काम बुरा है, पर उससे अधिक बुरा ये है कि लोग क्या कहेंगे। अब रोचक बात यह है कि सेंस ऑफ गिल्ट द्वारा संचालित संस्कारों में परिवार, समाज, बिरादरी अपनी भूमिका निभाकर अलग हो जाते हैं। बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया कि ये उनके मन में ये बात बैठ गई कि ये बात गलत है, संस्कार बन गए। फिर माँ बाप, स्कूल, समाज, मतलब उनकी कोई भूमिका नहीं रहती। वो आदमी अपने आप में क्लियर हो गया। जबकि सेंस ऑफ गिल्ट में, वो सेंस ऑफ गिल्ट पूरी तरह आधारित है लोगों पर। कोई अगर शर्मिंदा कराने वाले ही न होंगे तो शर्म कैसे आएगी। अगर शर्म आने से ही गिल्ट फील होता है, गिल्टी फील करेंगे या अपराध बोध होगा, लेकिन जब वही लोग नहीं हैं तो काम कैसे चलेगा। परिवार वो पहली और गंभीर संस्था है जो शर्म दिलाने का काम करती रही है, पर आजकल परिवार कहाँ बचे हैं। बच्चे जवान होते ही हॉस्टल या बड़े शहरों में चले जाते हैं और वहाँ जो भी करते हैं वो परिवार वालों से छिपा रहता है।
इसलिए परिवार तो अब शर्म दिलाने की भूमिका नहीं निभा सकता। मोहल्लेदारी खत्म हो गई है। अब प्रायः कोई किसी का मोहल्ला नहीं है, न मोहल्ले जैसी पुरानी संस्था है, न कोई बड़ा है जो मुंह बोले ताऊ की भूमिका निभा सके, और न कोई छोटा भाई है। मोहल्लेदारी वाले रिश्ते ही नहीं रहे हैं तो शर्म कौन दिलवाएगा? और जब शर्म दिलाने वाले ही नहीं बचे तो हमें शर्म क्यों आए? हमने सीखा तो यही है कि जब तक शर्म न दिलाई जाए तब तक सब कुछ ठीक है। यदि हम ध्यान दें तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय समाज पिछले 50 सालों में बहुत बदल गया है। विकास, या कहना चाहिए कि फैलाव, जो आजकल है उसने गांव और कस्बों को बुरी तरह तोड़ दिया है, वे बदल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक समाज और उसके संबंध टूट गए। सामाजिक पारिवारिक संबंधों के टूटने से संस्कृतिजन्य संस्कार भी समाप्त हो गए, अर्थात शेम आधारित कारक शक्तियां समाप्त हो गई हैं। ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं है कि हम दूसरा पैटर्न यानी गिल्ट वाला उसको तुरंत स्वीकार कर लें। उसमें समय लगेगा, उसके बाद ही उसको हम स्वीकार कर पाएंगे। इस प्रकार से ये दो कारक हैं जो कि हमारे अंदर ये पैदा करते हैं संस्कार कि कौन सी बात हमें करना है, कौन सी हमें नहीं करना है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम साहित्य और संस्कृति की भूमिका के ऊपर आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये कहना बड़ा सरल हो गया है और कुछ एक फैशन सा बन गया है। लोग कहते हैं कि अरे साहित्य और कलाओं से समाज नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता, आप कला करते रहो, जितनी चाहो करो, आप साहित्य जितना चाहो लिखो, समाज उससे नहीं बदलता। ये आमतौर से लोग कहते हैं। तो ये जो धारणा है, ये धारणा बिल्कुल ही एक प्रकार से इसको ये अमान्य धारणा है, क्योंकि हमारा इतिहास हमको ये बताता है कि साहित्य और कलाओं के माध्यम से लोगों की चेतना का विकास हुआ और उस चेतना के विकास ने समाज को बदला। ये ज़रूर है कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, लेकिन बदलाव की कोई प्रक्रिया छोटी नहीं हो सकती। ये आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि बदलाव की कोई प्रक्रिया बहुत छोटी होगी। छोटी प्रक्रिया संभव नहीं है। ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में जो एक प्रकार से साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं, साम्राज्यवादी शक्तियों की एक बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने एक मानसिक रूप से लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए विशेष प्रकार से अपने को नियोजित किया है। उदाहरण मैं आपको एक देना चाहता हूँ। एक तो वियतनाम युद्ध का उदाहरण है। वियतनाम का जब युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिकी सेनाएं वहाँ से वापस आने लगी, तो इत्तेफाक से मैं तब अमेरिका में था। वहाँ के टीवी चैनल और वहाँ के अखबार, वहाँ के बुद्धिजीवी सरकार से या राष्ट्रपति से ये पूछ रहे थे कि इतने समय तक इतनी दूर जाकर युद्ध करने का आपको क्या मिला, इतने लोगों की जान गई, करोड़ों खरबों का आपको नुकसान हुआ, क्या प्राप्त हुआ आप? और इसका उत्तर जो है वो वहाँ की सरकार या वहाँ के राष्ट्रपति के पास नहीं था। इस घटना से मेरे ख्याल से साम्राज्यवादी शक्तियों ने बहुत सीख लिया, बहुत सीखा। उन्होंने सीखा ये कि जब तक लोगों को अच्छी तरह कन्विंस न कर लिया जाए और जब तक उनको अपने पक्ष में न ले लिया जाए,
जब तक वो कन्विंस न हो जाएं कि हाँ यहाँ युद्ध करना है, तब तक युद्ध न किया जाए। इसका प्रयोग उन्होंने इराक में किया, और इराक के युद्ध के बाद अमेरिका में वो नहीं हुआ जो वियतनाम के युद्ध के बाद हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बता दिया गया था कि सबसे बढ़िया काम यही हो सकता है कि हम ये युद्ध करें, और लोग कन्विंस हो गए थे कि हम ये युद्ध करें, और वो युद्ध किया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद वियतनाम के युद्ध के बाद वाली स्थिति नहीं हुई, यानी सरकार ने किसी से नहीं पूछा। तो इस आधिपत्य को जो साम्राज्यवादी शक्तियां लोगों के मन के ऊपर, लोगों के मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल करने की जो धारणा रखती हैं, तो उसके प्रति एक प्रकार से सचेत रहने की आवश्यकता है। और सांस्कृतिक हस्तक्षेप जो है, उसका उद्देश्य लोगों को संवेदनशील बनाना है, जबकि दूसरी शक्तियों का उद्देश्य उनको संवेदनहीन बनाना है। आप देखते हैं कि टीवी के स्क्रीन के ऊपर कहीं बम गिर रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो संवेदना नहीं उत्पन्न होती है जो संवेदना होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडिया ने संवेदनहीन बनाने के काम को ऐसा कर दिया है कि लोगों की संवेदना आसानी से अब जागती नहीं। तो सांस्कृतिक हस्तक्षेप का सबसे महत्वपूर्ण काम लोगों को संवेदनशील बनाना है। हमारे समाज में भी असंवेदनशील बनाए जाने की प्रक्रिया बहुत गति से चल रही है। धर्म, संप्रदाय और जाति की पहचान ने मनुष्यता की पहचान नष्ट कर दी है। आज सड़क पर मरता हुआ आदमी इसलिए बचाए जाने के लायक नहीं समझा जाता कि वो आदमी है। उसे बचाए जाने के प्रयास उस समय किए जाते हैं जब पता चलता है कि उसका और हमारा धर्म एक है, या जाति एक है, या संप्रदाय एक है। अगर मनुष्य मात्र के प्रति संवेदनशील होने को मानवता का आधार माने, तो हमारा समाज आज संसार में एक क्रूर समाज माना जाएगा। ऐसे बहुत से मैं आपको प्रसंग बता सकता हूँ। एक हमारे यूरोप से विदेशी मित्र आए, तो उनके साथ मैं बाज़ार में गया, तो वहाँ जैसे होता है सड़क के किनारे एक भिखारी जो है वो इस तरह से पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर जाएगा, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो ये मित्र रुक गए उसको देख करके, और इन्होंने कहा कि वो अस्पताल फ़ोन कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए, जो लोग इसकी हेल्प कर सकते हैं उनको फ़ोन कीजिए। तो अब मेरे लिए ये था कि मैं किसको फ़ोन करूं, और मुझे मालूम था कि मैं किसको फ़ोन करूंगा और कौन आएगा और क्या होगा। मैंने उन मित्र को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा तो यहाँ पर रोज़ होता रहता है, लेकिन वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस समय तक नहीं यहाँ से हटूंगा जब तक कि इस व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का बंदोबस्त हो जाए, मतलब इसको या एम्बुलेंस आए, इसको ले जाए, हटाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में मान्यता देना, जिसके बारे में गालिब का एक शेर है कि दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रहगुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। तो कह रहा मुझे धर्म का आश्रय नहीं है, मुझे धन का आश्रय नहीं है, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ,
किसी को क्या अधिकार है कि वो मुझे उठा दे? किसी को अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से जब तक मनुष्य मात्र को लेकर संवेदना नहीं जगेगी, तब तक ये नहीं हो सकता कि हम सांस्कृतिक विकास को बढ़ा हुआ और आगे जाने वाला माने। सांस्कृतिक हस्तक्षेप लगातार होते रहना भी जरूरी है। चिंता की बात यह है कि सांस्कृतिक हस्तक्षेप प्रायः हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाते, और यही कारण है कि उसका पर्याप्त प्रभाव समाज पर नहीं पड़ पाता। संस्कृति को जीवन का अत्यावश्यक मानकर लगातार किए जाने वाले सांस्कृतिक हस्तक्षेप ही प्रभावकारी होंगे। हमारे प्रयासों में सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हमने लगातार और जिस स्तर पर किए जाने चाहिए हस्तक्षेप नहीं किए। इसका कारण हम अपने समाज पर देखते हैं, और मैं छोटे शहरों के संदर्भ में, मध्यम स्तर के शहरों के संबंध में आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ उसके संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले 20-25 साल में छोटे शहरों का चेहरा बढ़ती हुई आबादी के दबाव के कारण पहचाना नहीं जाता। इतनी आबादी हो गई है कि आप उनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये वही शहर है जो पहले था। आबादी का ये विस्फोट सकारात्मक नहीं है। मतलब ये नहीं है कि छोटे शहरों में उद्योग धंधे बढ़ गए हैं और उनकी मांग को पूरा करने के लिए लोग बाहर से आ गए हैं। कस्बों और गांव से लोग शहर में आ बसे हैं। यही वजह है कि शहर के सामाजिक जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आए हैं, बल्कि गांव बिरादरी की जड़ता और पुराने सामाजिक रिश्तों का जाल और ज़्यादा सशक्त हो गया है। जाति बिरादरी की वह पकड़ जो पहले छोटे और मध्यम स्तर के शहरों में हुआ करती थी, अब और बढ़ गई है। शहरों में जो गांव से लोग आए हैं, उनके कारण शहरों में किस प्रकार का सामाजिक ढांचा उनका बदला है। छोटे शहरों पर राजनीति की पकड़ बहुत गहरी है। यह राजनीति सिद्धांतों और विचारों की राजनीति नहीं है, बल्कि सत्ता प्राप्त करने के लिए धार्मिक और जातीय आधारों पर बने समीकरणों की राजनीति है, जिसने लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर दी हैं। सिद्धांतहीन राजनीति ने केवल जाति और संप्रदाय के आधार पर ही नहीं, बल्कि हर नैतिक अनैतिक तरीके से सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपराध और प्रशासनिक जोड़तोड़ को साधने का प्रयास भी किया है। संप्रदाय और जाति की राजनीति अपराध जगत से संरक्षण प्राप्त करती है और चुनाव में किसी भी तिकड़म से इतने मत प्राप्त करना चाहती है कि सत्ता में आ जाए। राजनीति छोटे मध्यम स्तर के या और दूसरे शहरों में भी किस प्रकार की भूमिका निभा रही है, क्या कर रही है ये राजनीति, इसके बारे में आज़ादी से पहले या आज़ादी के थोड़े सालों बाद तक ये होता था कि किसी शहर का कोई आदमी अगर किसी सरकारी नौकरी से रिटायर होता था तो वो अपने शहर या अपने कस्बे में जाता था और रिटायर्ड लाइफ वहाँ गुजारता था। अगर इस प्रकार के रिटायर्ड लोग छोटे कस्बों और शहरों में जाते थे तो वहाँ न केवल उनका सम्मान होता था क्योंकि वो वहीं के हैं, उनका बड़ा परिचय होता था, उनके कारण उन शहरों और कस्बों में एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव रहता था। एक सशक्त नागर समाज, सिविल सोसाइटी छोटे मध्यम स्तर के शहरों में थी। ये सिविल सोसाइटी जो है वो एक प्रकार से उन शहरों को संचालित करने का, उन शहरों को
नियमित रूप से सही दिशा में ले जाने का काम करती थी। जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरी खुलती थी, किताबें आती थी, पत्रिकाएं आती थी, पढ़े लिखे लोगों का एक सर्किल बनता था इन लोगों के इर्द गिर्द, जो अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब यह है कि रिटायर्ड लोग जो हैं वो बड़े शहरों के नज़दीक बस जाना पसंद करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अपने गांव या अपने शहर या अपने कस्बे में जा रहे हैं, क्योंकि उन कस्बों का, छोटे शहरों का ढांचा ऐसा बन गया है कि अब वहाँ नागर समाज के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए कोई स्पेस रहा नहीं। अब वहाँ राजनेताओं का प्रभुत्व है या माफिया का प्रभुत्व है। ये दो प्रभुत्व हैं, इनके बीच में फंस करके रिटायर्ड आदमी क्या करेगा? तो सोचता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लिए, चूँकि वहाँ कोई स्पेस नहीं है और वहाँ का जीवन भी ऐसा हो गया है जो एक प्रकार से सामान्य स्तर बहुत नीचे आया, तो वहाँ जाके हम क्या करेंगे? इसलिए वो छोटे शहर जो हैं वो छोड़ दिए गए उन लोगों के लिए। नागर समाज की कमजोरी का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है शहर या कस्बे के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर। मध्यम स्तर के गांव में मैं गया तो मैंने पुराने घरों में देखा कि वहाँ हिंदी की पुरानी पत्रिकाएं रखी हुई थी। मैं कहा इसे कौन पढ़ता है, इन पत्रिकाओं को? तो उन्होंने कहा अब तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन एक पीढ़ी पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो पढ़ते थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ नहीं हैं, तो अब इनको यहाँ कोई पढ़ता नहीं। ये बात देखने और समझने योग्य है कि आज़ादी से पहले नागर समाज की पहल पर शहरों में पुस्तकालय, नगर पालिकाएं स्थापित होती थीं और वो जनहित का काम करती थी। प्रशासन बड़ी सीमा तक उनका ध्यान रखता था, जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन आज़ादी के बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसका कारण जो है वो सबसे पहले जो है वो छोटे शहरों की सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा। ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये भी मुझे लगता है कमाल की बात है। उदाहरण के लिए मैं अपने शहर का उदाहरण दूं, वहाँ पर 50 साल पहले एक बहुत अच्छा पुस्तकालय हुआ करता था। अब कोई पुस्तकालय नहीं है उस तरह का, टूट गया, खंडर हो गया, मतलब उसको जो है वो नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि शहर का जो साहित्यिक सांस्कृतिक जीवन 50 साल पहले था वो मेंटेन नहीं हो पाया। क्यों, कैसे, ये मैंने बात आपके सामने रखी। अब हम मास मीडिया के प्रभाव की ओर बात करते हैं जो छोटे शहरों और कस्बों के ऊपर पड़ रहा है, और जो एक प्रकार से धर्म और जाति के समीकरण पर विश्वास करने वाले जो लोगों की आस्था को चुनौती जो है वो इस प्रकार से वो दे रहा है। मैं अक्सर एक पोस्टर देखता हूँ जिस पर लिखा होता है, धर्म बदल सकते हैं तो जाति क्यों नहीं, जाति तोड़ो भारत जोड़ो। मैं इस पोस्टर को पढ़कर सोचता हूँ कि नारा बनाने वाले ने जितनी सरलता से कह दिया कि जाति तोड़ो, क्या उतनी सरलता से जाति टूट जाएगी? जाति को तोड़ने की बात कहने से पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि जाति है क्यों, जाति की क्या उपयोगिता है, जाति से क्या लाभ हैं। हमारे पिछड़े ग्रामीण समाज में जाति से जुड़ाव एक प्रकार का संरक्षण देता है। ग्रामीण समाज पूरी तरह जातियों में बटा हुआ है। गांव में किसी को शादी ब्याह करना है, सामाजिक धार्मिक संस्कार करने हैं,
सहायता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो वो प्रायः जाति वालों के पास ही जाएगा, क्योंकि जाति के लोगों के बिना धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान पूरे नहीं हो सकते। ऊंची और नीची जाति वाले इस संबंध में एक दूसरे की सहायता नहीं करते, नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपके कहने पर कोई आदमी अपनी जाति छोड़ देगा तो उसकी लड़की का ब्याह कहाँ होगा? उधार व्यवहार कहाँ से मिलेगा? सुरक्षा कौन करेगा? अब अगर हम जाति तोड़ने या छोड़ने की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे समाज के निर्माण से जुड़ता है जहां मनुष्य को केवल मनुष्य होने के आधार पर वो सब मिल सके जिसकी उसे आवश्यकता पड़ती रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि एक तरह से पहले भी आई है कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में अगर वो सब कुछ मिले जिसकी उसे आवश्यकता पड़ती है, तब जाति के बंधन ढीले हो सकते हैं। अन्यथा इन बंधनों को तोड़ना या ख़त्म करना इतना बहुत कठिन है। कहने का मतलब यह है कि जाति तोड़ने की बात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन से जुड़ी है। यदि हमारा समाज सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी समाज होगा तो बड़ी सीमा तक जाति व्यवस्था टूटेगी। एक कल्याणकारी समाज बनाने के लिए नागरिकों का पढ़ा लिखा होना तथा उनकी सही विचारधारा से लैस होना जरूरी है। लोग पूछते हैं कि सही विचारधारा कौन सी है? मेरा जवाब होगा, इसका जवाब समाज के शिक्षित और जागरूक होने के साथ साथ आपको स्वयं मिल जाएगा। जो लोग निश्चित करेंगे वही उनके लिए सही विचारधारा होगी। संस्कृति के निर्माण में कलाओं और साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है। कलाएं मनुष्य को संवेदनशील बनाती हैं, अच्छा बेहतर मनुष्य बनाती हैं और जिसके कारण वो साहित्य और संस्कृति के प्रति आकर्षित होता है। ये संस्कृति को बनाने का काम एक प्रकार से बहुत कठिन काम है और ये कठिन काम अगर ग्रास रूट लेवल पर नहीं किया जाएगा तो इसका कोई उपयोग या इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम अकेले भी नहीं हो सकता। इस काम में शिक्षा को भी जोड़ना होगा। शिक्षा और संस्कृति एक दोनों साथ साथ जब तक नहीं चलते हैं ये काम नहीं हो जाएगा। इस सवाल से जूझते हुए एक और सवाल हमारे सामने आता है जिसका जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी क्षेत्र में पिछड़ेपन का सवाल। अभी तक जो बात हुई पिछड़ेपन की, तो ये पिछड़ेपन का क्या इसका इतिहास है? क्यों हम हिंदी क्षेत्र को ये मानते हैं? बहुत से लोग ऐसे हो जाएंगे जो इस बात से सरासर इनकार करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हिंदी प्रदेश जो है वो अन्य क्षेत्रों या प्रदेशों की तुलना में पिछड़ा हुआ नहीं है। वे 100 तर्क जुटाकर ये सिद्ध करते हैं कि हिंदी प्रदेश अन्य प्रदेशों से अधिक या कम से कम बराबर विकसित और सांस्कृतिक रूप से जागरूक प्रदेश है। इस संबंध में चाहे जितने तर्क दिए जाएं, लेकिन साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी क्षेत्र भारत के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में पीछे है। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। कर्नाटका के किसी गांव में एक स्वयंसेवी संस्था है जो औरतों को के बीच में काम करती है। उनको सिलाई कताई ये सब सिखाती है, कपड़ा बनाना। उनके दफ्तर में मैं बैठा था, गांव में था उनका ऑफिस, तो अचानक एक घंटी बजी। तो मैंने पूछा कि घंटी क्या बज रही है? तो उन्होंने कहा कि ये टी ब्रेक हुआ है, जो काम कर रही है लड़कियां चाय पीने जाएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब दूसरी घंटी भी बजेगी फिर कुछ देर बाद कि टी ब्रेक ख़त्म हो गया, अब अपने काम पे जाओ। तो जिससे मैंने सवाल पूछा था वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा,
जल्दी से जल्दी चाय पी के ये खुद अपने काम पर चली जाएंगी। मैं सोचने लगा कि अगर ये स्थिति हिंदी क्षेत्र में कहीं होती तो शायद जल्दी से जल्दी चाय पी के उनका काम पे चला जाना थोड़ा सा कठिन होता। शायद कुछ कहना पड़ता या घंटी बार बार बजानी पड़ती या कहना जाओ जाओ आप काम पे जाओ, काम पे जाओ। तो मैंने उनसे पूछा, जो हमारे मित्र थे वहाँ के, कि इसका कारण क्या है। कारण जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदी प्रदेशों की तुलना में दक्षिण के जो प्रदेश रहे हैं वहाँ सामाजिक आंदोलन बहुत अधिक और बहुत सशक्त रूप से चले। उन सामाजिक आंदोलनों ने उन क्षेत्रों के ऊपर अपना बहुत ही प्रभाव डाला है और उस प्रभाव डालने के कारण ये क्षेत्र जो हैं वो अलग हुए हैं। इनकी जो चेतना है, इनका जो इनकी यहाँ जो शिक्षा है, जो इनकी सोच समझ है, उसमें बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है उन आंदोलनों का जो आंदोलन इस क्षेत्र में चलाए गए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप बताइए कि हिंदी क्षेत्र में कितने सामाजिक आंदोलन चले। हिंदी क्षेत्र के सामाजिक आंदोलनों के बारे में अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन के उस पक्ष को जोड़ें जो कि सामाजिक था, तो आप उसे कह सकते हैं। अन्यथा शायद गिनती के बहुत ही चुने हुए दो चार ही आप नाम बता पाएंगे कि जो एक सामाजिक आंदोलन यहाँ चले। सामाजिक आंदोलन न चलने के कारण ये हुआ है कि हिंदी का क्षेत्र जो है वो उस प्रकार से जागरूक नहीं हो पाया जैसे कि दूसरे प्रदेश हुए। देखिए, इसका कोई मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय अध्ययन तो शायद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो आपको बताते हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक पुस्तकालय हैं। इसकी तुलना में हिंदी प्रदेशों की स्थिति चिंताजनक है। केरल की साक्षरता दर की तुलना में हिंदी प्रदेशों की साक्षरता दर बहुत नीचे है। मराठी भाषा के वार्षिक सम्मेलन जैसे व्यापक और प्रभावशाली सम्मेलन हिंदी भाषा में नहीं होते। मराठी और गुजराती जैसा विकसित रंगमंच हिंदी के पास नहीं है। तमिलनाडु में आयोजित वार्षिक संगीत समारोह जैसे व्यापक संगीत सम्मेलन भी हिंदी क्षेत्र में कम होते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सामाजिक विकास के कई मानदंडों पर हिंदी क्षेत्र से आगे। ये आधार है जिस आधार के ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, हमको क्या चाहिए। जब तक आप और हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम आगे बढ़ने के काम को किस रूप में कर सकते हैं, ये बात बहुत मुश्किल है। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, हिंदी प्रदेशों का इतिहास, और आते हैं 1857 पे। 1857 जो है वो मुख्य रूप से हिंदी प्रदेशों के अंदर का आंदोलन रहा है। और असफल क्रांति के बाद सबसे अधिक दमन भी इसी क्षेत्र में हुआ है। उस समय के दमन ने एक ऐसी मानसिकता बना दिए जिस मानसिकता ने सबसे पहला जो हमला है वो संस्कृति और साहित्य पर इस तरह से किया कि एक ओर हमने अपनी परंपराओं को ये समझा कि ये हमारे लिए खराब हैं, और दूसरी ओर पश्चिम का जो प्रभाव है वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
गज़ल को कहा जाने लगा कि ये सामंती फार्म है। गज़ल का विरोध हुआ और कहा गया कि नज़्म जो है, कविता जो है, वो दरअसल आधुनिक और नया फार्म है। तो बहुत अरसे तक उर्दू साहित्य में गज़ल का विरोध होता रहा, क्योंकि ये माना गया कि गज़ल जो है वो ऐसा फार्म नहीं है जो समाज के लिए उपयोगी हो, और गज़ल की उपेक्षा की गई। 1857 पर बनी हुई एक फिल्म देखी मैंने, जिसमें कि जो एक उपन्यास के ऊपर केंद्रित है, नाम याद आ रहा है, आपको बताऊंगा। इसमें नसीरुद्दीन शाह जो है वो एक क्रांतिकारी की भूमिका में है, और दूसरे अभिनेता जो हैं वो नहीं हैं, दोनों भाई हैं। नसीरुद्दीन शाह युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ हार के अपने घर आता है तो देखता है कि मेरा भाई जो है वो कबूतरों को उड़ा रहा है या कबूतरों को दाना खिला रहा है। ये युद्ध में हार के आया है और ये देख के गुस्सा आ जाता है, और ये कबूतरों का ढाबा उठा के तोड़ देता है और फेंक देता है और कहता है कि हम लोग इसीलिए हार गए, हम इस युद्ध में इसीलिए हार गए कि हम ये कबूतर बटेर, ये इस तरह के हम सारे काम, गाना, ये नाच, ये सारे के सारे काम जो हैं इसलिए हम हार गए, हम सब ये सब नहीं करेंगे। और आप पाएंगे कि बहुत लंबे समय तक उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र के घरों में, जो मध्यम वर्ग के घरों हैं, उसमें गाना, नाचना, संगीत, किसी भी तरह का इस तरह की कोई कला, ये माना जाता था, चित्रकला ये मानते थे कि वर्जित है, ये सभ्य लोग इसको नहीं करते। तो ये एक प्रभाव जो है वो पड़ा था 1857 का। दूसरा प्रभाव ये पड़ा था कि किस प्रकार से नीतियां बदल गईं। अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो बिल्कुल बदल गई। 1857 के बाद उनकी नीति सीधी ये बनी कि इस देश के ऊपर अपना सांस्कृतिक जो प्रभुत्व है उसको स्थापित करना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में विशाल इमारतें या भवन नहीं बनते थे। उनके आने के बाद आप देखते हैं कि अचानक जो भारतीय स्थापत्य था वो बिल्कुल भुला दिया गया, बिल्कुल इग्नोर हो गया। जिस देश में ताजमहल जैसी इमारत बनी, उस देश में स्थापत्य कला के विशेषज्ञ रहे होंगे या और इमारतें दूसरी बनी, लेकिन आप देखते हैं कि 1857 के बाद वो युग समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। सांस्कृतिक प्रभुत्व के कारण आपको आर्थिक प्रभुत्व भी उनका स्थापित हुआ। अब जो इमारत आप बनाते हैं वो एयर कंडीशन्ड हो, एनर्जी का उसमें इस्तेमाल करते हैं। जितना आप एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको एनर्जी अधिक चाहिए, कहाँ से मिलेगी, क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि 1857 के बाद जो सांस्कृतिक नीति बनी उसने भी हिंदी प्रदेशों के ऊपर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके कारण हिंदी प्रदेश जो है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत से अलग होते चले गए। जबकि दूसरी ओर आप देखिएगा, भारत के जो प्रदेश समुद्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ से व्यापार होता है, उन भागों में 1857 का वो प्रभाव नहीं पड़ा जो हिंदी क्षेत्र पर पड़ा था। इसलिए कि व्यापार के कारण, व्यापार बढ़ जाने के कारण
वहाँ बिचौलियों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी और बिचौलियों की भूमिका ने वहाँ के लोगों को न केवल धनवान और संपन्न बनाया बल्कि उनको उनके अंदर एक प्रकार की नई चेतना का भी संचार हुआ। तो हिंदी क्षेत्र किस प्रकार से एक वो घिरा हुआ प्रदेश है और जहाँ पर प्रभाव कम आ पाते हैं, बाहर के प्रभाव मतलब आ पाते थे, कम प्रभाव आ पाते थे तुलना में उन प्रदेशों के जो समुद्र के किनारे थे। अब ये अंतिम बात है, अंतिम बात के ऊपर आते हैं कि हिंदी क्षेत्र में सार्थक सामाजिक परिवर्तन की कामना करने वाले संस्कृति कर्मियों का एजेंडा क्या होना चाहिए। संस्कृति का एक बड़ा जनाधार होना आवश्यक है। आज स्थिति यह है कि साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वालों और उनमें भाग लेने वालों का दायरा बहुत छोटा हो गया। आप किसी भी शहर में जाएं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ नाटक करने वालों का तो एक ग्रुप है छोटा सा, लेकिन वो शिकायत करते हैं कि देखने वाले नहीं आ पाते। और जो छोटा दायरा है वो छोटा दायरा अपने लिए इतने साधन नहीं जुटा पाता कि वो अपना काम जारी रख सके। तो अंततः 2-4 साल कोई कुछ करता है और फिर वो अलग हो जाता है। तो इसलिए कि जनाधार नहीं है। दिल्ली जैसे महानगर में आप साहित्यिक कार्यक्रम अगर करते हैं, साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या आमतौर से बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। इस दायरे को बड़ा करने की आवश्यकता है, इस दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हिंदी में जैसे प्रकाशन को लीजिए, किताबें छपती हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन पाठकों की संख्या जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से किताबें छपने की संख्या बढ़ रही है। छपती हैं किताबें ज़्यादा, पाठकों की संख्या उतनी नहीं बढ़ रही है। हाँ, समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साहित्य के पाठकों की संख्या में कोई बड़ी गति से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हिंदी प्रदेश में साहित्य का जो स्थान है और वो भी मध्यम वर्ग में साहित्य का स्थान है, तो वो क्या है ज़रा उस पर विचार करें। हमारे बहुत से मित्र, जिसमें कि अशोक वाजपेयी जी भी सम्मिलित हैं, कहते हैं कि हम एक ऐसी भाषा में लिख रहे हैं जिस भाषा के बोलने वाले अपने साहित्य के प्रति जो है जितना संवेदनशील होना चाहिए वो नहीं है। मातृभाषा है उनकी, मातृभाषा में उनकी रचना की जा रही है, लेकिन जिनकी मातृभाषा है उनकी जो संवेदना होनी चाहिए वो नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके भी बहुत से पक्ष हैं जिनके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति कर्म को अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने पैरों पर उसी रूप में खड़ा हो सकता है जब उसको लोगों का समर्थन मिले, लोगों की सपोर्ट मिले। अगर आप उसको किसी रूप में ऑक्सीजन देकर खड़ा कर रहे हैं तो ये उसके लिए नुकसान करेगा, ये उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। आमतौर से जो योजनाएं हैं या जो स्कीम हैं वो इस रूप में हो कि उसको संस्कृति कर्मी को स्वतः खड़े होने के लिए वो एक प्रकार का सहारा दे दें। ऐसा ना हो कि अपने ऊपर आश्रित कर लें। अगर अपने ऊपर आश्रित कर लिया तब फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब हिंदी क्षेत्र चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा व्यापक क्षेत्र है और संस्कृति कर्मियों के बीच में आदान प्रदान बहुत कठिन है। इस आदान प्रदान को बढ़ाया जाना चाहिए।
एक ऐसे विशाल सांस्कृतिक संगठन बने जो एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की ट्रेनिंग में, एक दूसरे के सहयोग में। तो इस प्रकार से एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ये आंदोलन जन आंदोलन होना चाहिए, जिसकी परिधि में साहित्य, ललित कलाएं, पुस्तक, संस्कृति आदि को भी लेना चाहिए। आशा है कि ऐसा किया जाएगा और हिंदी क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इसको धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद अदा करते हैं प्रोफेसर असगर वजाहत जी का कि उन्होंने हिंदी क्षेत्र की संस्कृति व शिक्षा को लेकर जो फिक्र जाहिर की है उस पर आप सब विचार करेंगे तथा हिंदी समाज के बदलाव के लिए प्रयत्नशील होंगे। और अब हम प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी से अध्यक्षीय वक्तव्य का अनुरोध करते हैं। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी जाने माने शिक्षाविद हैं। 1960 से दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े, यूनिवर्सिटी ऑफ बुकारेस्ट में ICCR विजिटिंग प्रोफेसर रहे, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान से जुड़े और इसके अलावा आप कई सेंट्रल और फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी जुड़े। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर आर्ट, साहित्य अकादमी, मिनिस्टर कल्चर, इंडियन हाई कमीशन लंदन, डायरेक्टर द नेहरू सेंटर जैसी संस्थाओं के साथ जुड़े और भारत की संस्कृति के नए आयाम स्थापित किए। आपने कई किताबें भी संपादित की हैं और आपके इस बेहतरीन काम के लिए आपको बेशुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इज्जत के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया अमीना जी। असगर वजाहत हमारे पुराने मित्रों में से हैं। वो उपन्यास उन्होंने लिखे, कहानियां, नाटक, मगर जिस साहित्यिक विधा से हम मुग्ध हैं वो उनके नाटकों से। उनका जो नाटक जिसने लाहौर ना देखा वो जन्मा ही नहीं, पंजाबी में है ये शीर्षक, वो एक गजब का नाटक है। और तब हमारी मुलाकात इनसे थी नहीं जब मैंने वो नाटक देखा। बाद में मुलाकात तो हुई, हिंदुस्तान में नहीं हुई, हंगेरी में हुई, जहां पर मैं एक डेलीगेशन के साथ पहुंचा था। वहां पर वो उस वक्त पढ़ा रहे थे। आज गिरीश जी ने कुछ माहौल भी आपके लिए बना दिया है। आप देखिए, ये नाटक का माहौल है। नाटक के माहौल में जो है, जो ऑडिटोरियम है वो अंधेरे में रहता है और जो स्टेज है उसमें जो है रोशनी रहती है, क्योंकि स्टेज में ही सब कुछ होता है। तो मुझे अच्छा लगा गिरीश जी आपने ये सोचा कि इस तरह का एक माहौल बनाया जाए। शिक्षा, संस्कृति, नागर समाज, वियतनाम, बुश का वॉर अगेंस्ट टेरर, सांस्कृतिक आंदोलन, प्रवीण पटेल का सेंस ऑफ गिल्ट एंड सेंस ऑफ शेम की अस्वीकृति, इन सब के आधार पर एक विस्तृत फलक की रचना करके वजाहत जी ने हिंदी क्षेत्र में शिक्षा और सांस्कृतिक चुनौतियों पर बहुत ही गहराई और विवेकपूर्ण विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं, परंतु जिस बात के लिए उनकी दिली तारीफ करनी चाहिए कि इतने बड़े फलक का उन्होंने निर्माण करते हुए इतनी सारी बातें की जिनका बड़ा महत्व है। शिक्षा से शुरू किया, सांस्कृतिक आंदोलन में आकर उन्होंने समाप्त किया, और इसमें जो स्वर गूंज रहा था वो मानवतावाद का स्वर गूंज रहा था। मानव, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, उसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? उसकी रक्षा करने का मतलब है संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की रक्षा का मतलब है देश का उत्थान।
इस स्वर को उन्होंने बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से इंसाइटफुली हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की स्थिति में भारत को हम आइसोलेशन में देख नहीं सकते, और असगर साहब देखना भी नहीं चाहते थे। वो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की समस्याओं को हमारे सामने रखा। अगर मैं ये कहूं कि ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से अपने को उसने हटा लिया, ब्रेक्सिट, और अमेरिका में ट्रंप की जो जीत हुई, उसके पीछे का जो कारण था वो इमिग्रेशन के नाम पर इतनी अधिक संख्या में विदेशी लोग आ गए हैं कि ब्रिटेन का अस्तित्व, उसकी जो आइडेंटिटी है और अमेरिका की जो आइडेंटिटी है वो खतरे में है। ये नारा दिया गया और इससे इनकी जीत हुई। ये जो है ना, द ब्रिटिश आइडेंटिटी एंड अमेरिकन आइडेंटिटी, ये एक तरह का नेशनलिज्म का एक्सक्लूसिव रूप है, जिस रूप से उन्होंने अपनी जीत हासिल तो कर ली, परंतु उससे हम जैसे लोग जो सोचने वाले हैं, लिखने वाले हैं, हमारी चिंताएं बढ़ गई। बढ़ इसलिए गई क्योंकि इस तरह से एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म की सहायता से हम डेमोक्रेसी को चला नहीं सकते। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए इंक्लूसिव नेशनलिज्म की जरूरत होती है, जहां पर सबको लेकर मेल, सबके साथ जोड़कर, सबके साथ मिल मिलाव करके हम अगर डेमोक्रेसी को चलाएं, तब जाकर वो डेमोक्रेसी सफल होती है। इस तरह की डेमोक्रेसी सफल नहीं हो रही है, इसलिए कॉलिंगवुड कह के एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि एट टाइम्स डेमोक्रेसी कैन बी वेरी ट्रैजिक, जिसका नमूना हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं पिछले 60 वर्षों से। इट कैन बी वेरी ट्रैजिक, और उसका हर पन्नों में असगर साहब ने उसी का ही उल्लेख किया। शिक्षा, क्यों उन्होंने कहा कि जो सरकारी जो स्कूल हैं वो खराब, बद से बदतर हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में का पूरा कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, और वो अपने मर्जी से उसमें हर तरह के लोगों को जोड़ते हैं, और इस तरह से शिक्षा का स्तर गिरता है। ये बड़ी सामान्य बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं आपके सामने, मगर हर क्षेत्र में अगर हिंदुस्तान में समस्याएं उभर कर आई हैं, उसके लिए जो सबसे ज्यादा दोष जिसको दिया जा सकता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सकता है। हम तो ये देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख रहे हैं स्थिति कैसे खराब होती चली जा रही है। स्थितियां शायद बदलेंगी, शायद अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग आशावादी हैं, भविष्य एक अच्छा बनेगा, ये हम सोचकर चलते हैं। परंतु असगर वजाहत के पूरे वक्तव्य को अगर मैं आधार मानकर चलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा, एजुकेशन और इलेक्शन में का जो प्रोसेस में रिफॉर्म, इन दोनों के द्वारा ही इस देश में कोई ना कोई सांस्कृतिक आंदोलन संभव है, अन्यथा संभव है नहीं। हिंदी क्षेत्र की इन्होंने बात की, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वजाहत जी जानते हैं हिंदी क्षेत्र में हिंदी के प्रति लगाव नहीं है किसी का, इसलिए उसकी तुलना मराठी से, गुजराती से या कर्नाटक से संभव नहीं हो पाता है। वो लोग अपनी भाषा को पसंद करते हैं,
चूंकि अपनी भाषा को पसंद करते हैं, इसलिए उनके वहां पर सांस्कृतिक उन्मेष दिखाई पड़ता है। जब ये इन्होंने कहा कि साउथ में बहुत तरह के सामाजिक आंदोलन हुए, जिसके कारण साहित्य का, साउथ का जो संसार है वो हमसे बेहतर है, उसके पीछे कारण अगर ये है सामाजिक आंदोलन, तो हमारे यहां क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मध्य युग में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वो तो उत्तर प्रदेश में हुआ, भले ही उसकी शुरुआत दक्षिण से हुई, भक्ति आंदोलन। इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें हर तरह के भाषा को लेकर, जाति को लेकर, विचारधाराओं को लेकर एक क्रांति हुई। उसके बाद हुआ क्या? ये बात तो हमारे मन में आती है, बहुत बार बार आती है, और हम सोचते हैं कि हमें इस पर सोचना चाहिए। अच्छा वजाहत जी, आपके पूरे लेख में, पूरे वक्तव्य में आपने एक का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया, गुरुओं का, टीचरों का। और मुझे लगता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा होता है। उन्होंने शुरुआत में श्रीलाल शुक्ल की बात कही कि जाहिल बनाने के लिए यहाँ पर शिक्षा का जो पूरा ढांचा है वो स्टूडेंट को जाहिल बनाने के सिवाय और कुछ करता नहीं। उसी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी में एक टीचर जो चक्की चलाते हैं, टीचिंग भी करते हैं, और टीचिंग करते करते वो चक्की की आवाज सुन रहे हैं कि चल रही है, ठक 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 ठक, घट 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 घट, मशीन चल रही है, ये पढ़ाए जा रहे हैं, मगर ध्यान चक्की की ओर है। अचानक वो आवाज बंद हो जाती है, और बंद होते ही वो भागते हैं क्लास छोड़ के कि मैं देख के आऊं चक्की में क्या हुआ, क्यों बंद हो गई चक्की। मुझे लगता है कि इस ओर हमें सब ध्यान देना चाहिए। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उसमें एक बड़ी संख्या में भारत के विभिन्न स्थानों से आए हुए टीचर हैं। मैं उनसे ये दरखास्त करना चाहता हूं कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टीचरों की। सांस्कृतिक आंदोलन, सांस्कृतिक हस्तक्षेप ये तभी संभव हो सकता है जब टीचर आगे बढ़कर आएंगे, या कोई धर्म नेता आए, या कोई सामाजिक नेता आए। परंतु पता नहीं क्यों मैं आपकी बात को स्वीकार करते हुए कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लेखक वो समाज में परिवर्तन ला नहीं पाता। रविंद्रनाथ सबसे बड़े उदाहरण मेरे सामने है। उन्होंने सारी जिंदगी भर नेशनलिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, कहा कि नेशनलिज्म हमें स्वार्थी बनाता है, हमें एक चार दीवारी में बांध के रखता है, हमें विश्व का पूरा परिप्रेक्ष्य से परिचित नहीं कराता है। ये सारी बातें उन्होंने कही, मगर उसका तो कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ह्यूमन यूनिटी की बात कही, मगर उसका तो कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने गांधी जी के बहुत सारी विचारधाराओं के विरोध में बातें की, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। बल्कि उनको कहना पड़ा कि मुझे आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि इस व्यक्ति के पीछे लाखों की संख्या में लोग क्यों हमेशा जुड़े रहते हैं। ये वाक्य उन्होंने कहा था। मैं सोचता रहता हूं, परंतु रविंद्रनाथ ने 80 वर्ष जब उनकी उम्र थी, मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा वक्तव्य पेश किया था जिसका नाम था सिविलाइजेशन ऑफ क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, और उसमें ये सारी बातें उन्होंने लिखी थी। मगर मुझे लगता नहीं है कि लेखक कभी कुछ कर सकता है। हंगेरी में तो आप रहे हैं, हंगेरी को जो प्रेसिडेंट था जिसको जेल में रखा गया था, नाम क्या था मैं भूल, हाँ, आंदोलन करने के लिए जो लोग संभव है वो है शिक्षक, टीचर। उसी से ही आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये वक्त आ गया है कि हम लोग अपने कर्तव्य को समझें। हमारा क्या कर्तव्य है? ये एक देश, ये जो देश है, ये मल्टीलिंगुअल, मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस देश है। इस देश की तरक्की में
इस देश में के सुधार में हम कैसे हाथ बटा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर हम इसको सही ढंग से आगे बढ़ाएं, और यही शिक्षा में परिवर्तन लाना होगा। वजाहत जी ने कहा कि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे उतर गया है। उस स्तर को बढ़ाने का एक ही तरीका है, भले ही आप बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बात करें, मगर एक वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, सूरज भान, वो कहते थे देयर इज ओनली वन रिफॉर्म नीडेड in the field of education, that teachers should start teaching and students should start learning. This is the only way by which we can possibly bring real say improvement in the education system. बहुत बड़ी बात करनी। मुझे तो जो चीज सबसे अच्छी लगी वजाहत जी का, उन्होंने कोई जार्गन इस्तेमाल नहीं किया, अपनी दिल की बात कह रहे हैं। उन बातों से भले ही आप जो है उसका समर्थन ना करें या समर्थन करें, यह आप पर निर्भर करता, मगर चीजें इतनी अच्छी उन्होंने कही हमारे सामने, दिल को खोल कर रख दिया। मुझे लगा कि ये दिल को खोल कर रख रहे हैं हमारे सामने। और उत्तर प्रदेश जहां पर इनका जन्म हुआ था, उसकी स्थिति के बारे में उनकी चिंता बहुत ज्यादा है, निश्चित रूप से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसी प्रांत के हैं। मैं इन शब्दों के साथ इनका धन्यवाद करते हुए और श्रीमती नीना जी का धन्यवाद करते हुए और गिरीश जिसके साथ मेरा पिछले 30 वर्षों का संबंध है, उनको धन्यवाद करते हुए अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूं। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। और अब मैं श्री गिरीश जोशी जी से अनुरोध करती हूं कि वो प्रोफेसर असगर वजाहत, प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी और यहां उपस्थित सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। नमस्कार। मेरा कार्य आज धन्यवाद ज्ञापन करने का है, लेकिन जो मंच पर दो वक्ता विद्यमान है और जैसा मेरे गुरु प्रोफेसर आयन चौधरी जी ने कहा कि आज असगर वजाहत जी ने किसी जार्गन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई कठिन शब्द नहीं थे, बिल्कुल दिल खोल के बात थी। वो मैं पिछले 30 वर्षों से प्रोफेसर आयन चौधरी से इस सीसीआरटी में सुनता आया। मेरा सीसीआरटी में जन्म शायद 37 वर्ष पहले हुआ, लेकिन पिछले 30-32 वर्षों से मैं प्रोफेसर आयन चौधरी से सीखता रहा। मैं ही नहीं, मेरे सब साथी जो यहाँ बैठे हैं वे भी सीखते रहे। और असगर वजाहत जी से मुलाकात शायद 1983-84 में हुई थी। जैसा इन्होंने कहा, जैसा समीना जी ने भी कहा कि इन्होंने एक फिल्म बनाई थी गज़ल की कहानी, उसको हमने सेंटर में सीसीआरटी में ख़रीदा था और वो अगले 10 साल चलती भी रही थी और बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन मैं इन दोनों की तुलना किसी फ़कीर से करना चाहूँगा। अब आप कहेंगे साहब फ़कीर कौन होता है? ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। श्रीनगर में हम एक कार्यशाला कर रहे थे और कुछ सामान की वहाँ आवश्यकता पड़ी, क्योंकि श्रीनगर बंद था, इसलिए हम चिंतित थे कि ये सामान कैसे आएगा। लेकिन कलाकार हमारे साथ थे, उन्होंने न जाने कहाँ से उस सामान को जुटाया और वो कहने लगे कि हम तो साहब कलाकार हैं, फ़कीर हैं। तो हमने कहा फ़कीर कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, फ़कीर की डेफिनेशन ये होती है कि किसी काम को करने की कोई हद होती है। तो उन्होंने ये कहा कि हद टपे तो औलिया और बेहद टपे तो पीर, हद टपे तो औलिया, बेहद टपे तो पीर, हद बेहद दोनों टपे, वाको नाम फ़कीर। तो ये जो दोनों सज्जन आज बोले और जो ये केंद्र में जो इनका सहयोग है, जो इनका मार्गदर्शन है, जो इनका आशीर्वाद है, उसके लिए हम सब आप दोनों के आभारी हैं। अध्यक्ष महोदया यहाँ हैं, उन्होंने शुरू में कहा था ये सीसीआरटी का एक प्रयास था जो 2009 में हमने शुरू किया था
और 2009 में कमला देवी जी के साथ ही इस हमारे देश की बहुत बड़ी विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी ने वो व्याख्यान दिया था, और दूसरा व्याख्यान फिर प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो कि एक शिक्षाविद थे, तीसरा व्याख्यान फिर एक टीचर थे प्रोफेसर BN गोस्वामी, उन्होंने दिया। चौथे व्याख्यान के लिए हमने प्रोफेसर भरत गुप्त को बुलाया जो भी एक शिक्षाविद थे। पांचवा व्याख्यान हमारा प्रोफेसर अशोक चटर्जी साहब ने दिया, वो भी एक शिक्षाविद थे। उसके बाद छठा व्याख्यान लास्ट ईयर श्रीमती मृणाल पांडे जी ने दिया, वो भी संगीत शिक्षा को लेकर था। और आज जो आपने कहा, हम आभारी हैं, लेकिन मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि आपका ईमेल हम सब टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरा शेयर करेंगे, क्योंकि आपके व्याख्यान में कई सारे, जैसा प्रोफेसर आयन चौधरी जी ने कहा, कई सारी जगह मुझे लगा कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो हो सकता है कि आप कुछ संवाद इनसे करना चाहें। आपने ये भी कहा कि पुराने स्कूल नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो मुझे निदा फाजली साहब की एक कविता याद आई। कश्मीर के कुपवाड़ा को ले लीजिए, गुजरात का गांधीनगर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का उन्नाव ले लीजिए, केरल का कोझिकोड ले लीजिए। जब माएँ अपने स्कूलों, जब बच्चों को छोड़ने जाती हैं, तो उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो ये लिखते हैं कि हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आसमान सिर झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मखमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं, महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने में खड़ा हाथ हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है जब जमीन का हर एक जर्रा मां के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल की कल्पना शायद अभी जो यहाँ शिक्षक हैं या शिक्षा के स्टूडेंट बैठे हैं, एक बहुत बड़ी बात महाराष्ट्र में हुई जो प्रजा फाउंडेशन ने की कि सरकारी स्कूलों का स्तर क्यों गिर रहा है। उनकी रिपोर्ट लगभग 1 महीना पहले महाराष्ट्र सरकार को आई, जिसको उनकी वेबसाइट पे भी उसको देखा जा सकता है, प्रजा फाउंडेशन की। और कई बड़ी विचारोत्तेजक बातें उन्होंने लिखी हैं कि स्कूलों का जो स्तर है वो डिस्पाइट गिविंग मिड डे मील, फ्री एजुकेशन, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, बेस्ट ऑफ द टीचर्स, स्कूल का स्तर क्यों गिर रहा है। हम सब उस लेख को पढ़ के फिर भी आपसे बात करना चाहेंगे। जो आपने रुचि की बात की, तो मुझे याद है जब एक गुलजार फिल्म बना रहे थे परिचय, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का, और हम उनके पास मिलने गए और हमने उनसे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा और वैसा। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि फिल्में आजकल ऐसी बन रही। तो उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा था कि तुम क्या सोचते हो कि फिल्म का उद्देश्य क्या है। तो मैंने कहा कि फिल्म का उद्देश्य शायद भावनाओं को जागृत करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिल्म का उद्देश्य दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करना है। वो जो सेंटेंस उन्होंने आज से करीब 40 साल पहले बोला था, वो मेरे दिमाग में कहीं आया और मुझे लगा कि शिक्षा का भी उद्देश्य शायद हमको ऊपर उठाना है, जिसकी आपने और प्रोफेसर चौधरी साहब ने बहुत बात की। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों के साथ आपका, प्रोफेसर आयन चौधरी का, हॉल में जो गणमान्य लोग बैठे उनका, देश भर से आए शिक्षकों का और शिक्षा के स्टूडेंट्स का, कि वे आए और उन्होंने इस आपकी बात को बहुत शालीनता के साथ कहना चाहिए सुना। हम आपसे संवाद करना चाहेंगे डेफिनेटली। आशान्वित हैं कि स्कूलों का स्तर गिरेगा नहीं, स्पेशली सरकारी स्कूलों का।
आयन चौधरी जी ने भी कहा कि आशान्वित हैं। और मुझे याद आता है कि जब मोरारजी देसाई साहब देश के प्रधानमंत्री बने तो किसी को आशा नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे, और करीब 15 दिन बाद वो लाल किले की प्राचीर से बोले कि बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, निराशा में भी आशा का वास है। ये पहला सेंटेंस था। तो हम आशान्वित हैं कि कुछ अच्छा होगा और सरकारी स्कूलों के माध्यम से अच्छा होगा। हमें थोड़ा सा जागृत करने की कोशिश की प्रोफेसर आयन चौधरी जी ने कि शिक्षा और शिक्षक, सर आपने कुछ बात कही कि शिक्षक को पढ़ाना है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के युग में शिक्षक को पढ़ना भी है, क्योंकि स्वाध्याय की परंपरा जो शिक्षकों में या शिक्षिकाओं में भी छूटती जा रही है, वो भी शायद एक चिंता का विषय हमारे लिए है। और हम अपने केंद्र में प्रयास करते हैं कि शिक्षक शिक्षिकाएं या जो प्रशिक्षार्थी आते हैं उनको जगाने की कोशिश करें कि आप पढ़ाने के साथ साथ पढ़ें भी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और श्री नारायण गुरु जी का उदाहरण तो हमेशा प्रोफेसर आयन चौधरी देते हैं कि केरल में नारायण गुरु जी ने कैसे एक बहुत सामाजिक आंदोलन की स्थापना की थी, और जिसमें उन्होंने मंदिर बनाए थे और मंदिर के गर्भगृहों में कोई शायद मूर्ति नहीं होती थी, और जब भक्त जाता था मंदिर गृह में कोई मूर्ति नहीं देखता तो वहां देखता था कि एक शीशा या एक कहना आईना लगा हुआ है, और भक्त उसमें अपना चेहरा देखता था तो उसको लगता था कि मेरा अहंकार वो सब छूट जाता था। तो नारायण गुरु जी, गुरुओं की ही यहाँ इस देश में कल्पना रही। आप दोनों ने बहुत सलीके से हमको समझाने की कोशिश की। हम आपके आभारी हैं। हम आभारी हैं आयन चौधरी जी यहाँ आए हुए, उनकी अर्धांगिनी भी आई हैं प्रोफेसर उषा चौधरी जी, कि उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैम, वी आर ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव कम एंड यू हैव ग्रेस्ड द ओकेजन। नीना जी जो हमारी अध्यक्ष महोदया हैं, उनके मार्गदर्शन में हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। मैं रीता बोकिल जी जिन्होंने बहुत सुंदर इन्वोकेशन एक माहौल बनाया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारी एक परंपरा गाहे बगाहे इस केंद्र में है कि जो वक्ता है, ये जो स्टेज पर प्रबुद्ध लोग हैं, उनको हम एक तुलसी का पौधा देते हैं एक सम्मान के रूप में। तो मैं आपको जरूर देना चाहूँगा। हमने परिचय में सुना कि एक बहुत फेमस ड्रामा जो असगर वजाहत साहब ने लिखा और जिसे बहुत पहले अध्यक्ष महोदय ने बहुत याद करते हुए कहा कि हाँ मैंने देखा था, वो ड्रामा बहुत अच्छा था, उसका कल मंचन जामिया मिल्ला इस्लामिया का ग्रुप है वो कल करेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप कल भी ज़रूर आएँ और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करें। मैं और मेरे साथी, हम सब इस केंद्र में जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में हमें मदद की, हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। हार्दिक धन्यवाद हमारा स्वीकार करें। मैं अब ये भी एक घोषणा करना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तो असगर वजाहत जी का जो अभिभाषण है उसकी एक प्रतिलिपि आपको एग्जिट गेट पर मिलेगी। उसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कई सारे प्रतिबिंब आपके सामने उभर के आएंगे जब वो आलेख होगा। और ईमेल एड्रेस हम अपनी वेबसाइट में डालेंगे इनके एड्रेस के साथ। जो कोई इनसे संवाद करना चाहे वो डेफिनेटली प्रोफेसर असगर वजाहत जी से संवाद करेगा। ये आयोजन शायद हमने इस बार 5 दिन का किया है और इन 5 दिनों में आपका सहयोग निरंतर में मिलता रहेगा, तो उसके लिए हम आपके आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम गिरीश जी का भी धन्यवाद अदा करते हैं और सभी मेहमानों का मंच पर आसीन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो कल